राष्ट्रदूत, शिक्षा के जनक, कुशवाहा माली सैन्य बिरादरी में जन्मे महात्मा ज्योतिबा फुले, आरक्षण के जनक, कोल्हापुर विरासत के पूर्वी राजा छत्रपति शाहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध शस्त्र, भारत रत्न पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों, मुस्लिमों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बामसेन डीएस बोस, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे उद्दाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के समर्पित करते हुए साथ ही आज हमारे बीच में आरक्षण पखवाड़ा दिवस के अवसर पर भाईचारा पिछड़ा वर्ग भाईचारा सम्मेलन के उपस्थित हमारे बीच में उपस्थित केंद्रीय प्रभारी के रूप में मुकेश अग्रवाल जी और साथ ही प्रदेश के प्रभारी सुनील बघेल जी जो हमारे साथ फिर से चल के आए हुए हैं, और साथ ही इधर प्रदेश के मास्टर संत सिंह आदिवासी जी बैठे हुए हैं, और मुरैना से कौशल जी जोन के इंचार्ज वो बैठे हुए हैं, और जो ग्वालियर शिवपुरी जोन के इंचार्ज गंभीर सिंह दौड़िया जी बैठे हुए हैं, और रावत जी बैठे हुए हैं, नवल ठाकर जी बैठे हुए हैं, और फिर यहाँ की जो जिला कमेटी और जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं सभी लोग बैठे हुए हैं। मेरे सामने भी तमाम मेरे बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं और युवा साथी बैठे हुए हैं। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। और ये बहुत पुनः प्रयास है इन लोगों ने किया है कि मैंने कई बार पूछा इन लोगों से कि भाई पहले ये बताओ कि बहुजन समाज पार्टी है तो बहुजन के माने होता बहुजन, तो बहुजन में हमारा ओबीसी गायब है, तो ओबीसी अगर नहीं होगा, पिछड़ा वर्ग नहीं होगा तो बहुजन का पूरा काम नहीं होने वाला है। तो हर मीटिंग में ये लोग, मैं बोलता भी था, डांटता भी था कि तुम्हें मंच पे आके बैठने से काम नहीं चलेगा, जब तक आप ओबीसी को जगाने काम नहीं करेंगे, ओबीसी के घर में जाएंगे नहीं, तब लग ये बात नहीं बनने वाली। तो आज ये बहुत अच्छा प्रयास रहा कि लोगों ने बड़ी संख्या में ओबीसी भाइयों को यहाँ पर लेकर के आए, मैं स्वागत करता हूँ। और जो भी मेरे ओबीसी के भाई भी आए उनका भी मैं स्वागत करता हूँ कि आप सभी लोग आप अपनी मूल पार्टी के आज इस प्रोग्राम में आए हुए हैं, जिस पार्टी के जरिए ही ओबीसी का कल्याण हुआ है और जिस पार्टी के जरिए ही आगे भी भविष्य में भी ओबीसी का कल्याण होना सुनिश्चित है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी जब इस देश में बनाई गई, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा क्योंकि इन्होंने विषय भी दे रखा है आरक्षण पखवाड़ा दिवस। अभी आप सबको पता भी है कि 26 जुलाई को आरक्षण दिवस था, और जो आरक्षण दिवस इसलिए मनाया गया कि 26 जुलाई इसलिए रखा गया कि उसी दिन कोल्हापुर के जो राजा थे, कोल्हापुर विरासत के जो महाराजा थे छत्रपति शाहू जी महाराज, जो पूर्वी समाज से थे, माने कि ओबीसी समाज से थे, उन्होंने अपने राज्य के अंदर 50% रिजर्वेशन लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि जो गरीब तबका है उसको भी उठाने के लिए, हमको उसको आगे लाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि वो भी गरीबी से निकल के आ जाए, उसके बच्चे पढ़कर के अधिकारी बने, वो लोग भी आगे बढ़े। तो मैं अपने राज्य के अंदर 50% रिजर्वेशन देने का काम करता हूं। और 26 जुलाई 1902 को पहली बार भारत के अंदर आरक्षण शुरू हो गया। और कहां शुरू हुआ? कोल्हापुर, जो महाराष्ट्र की धरती है कोल्हापुर, उस कोल्हापुर की धरती पे आरक्षण का काम शुरू किया गया। इसलिए हम जो छत्रपति शाहू जी महाराज हैं उनको आरक्षण का जनक कहते हैं कि उन्हीं की वजह से आरक्षण इस देश में लागू हुआ, और उन्हीं की बातों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको बढ़ाया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब 1927 में जब साइमन कमीशन देश के अंदर आया, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उससे पहले कई बार अंग्रेजों से मिले, कहा इस देश के अंदर जो दबा कुचला है, जो ओबीसी का, जो हम पहले ओबीसी नहीं था, पहले ओबीसी नाम की कोई चीज नहीं थी। अगर आप देखें तो 1943 के अंदर SC ST ओबीसी बनाया गया, इससे पहले कोई ओबीसी नहीं था। अगर इतिहास में जाएंगे तो कोई ओबीसी नहीं था। तो उसके हिसाब से आप सब लोग जानते हैं कि इस देश का जो पुराना जो सिस्टम चल रहा था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसी 4 वर्णों पर आधारित पूरा सिस्टम चल रहा था। और उसी में से जो सूत्र में से ही सारे लोग बटे हुए थे कि हाँ भाई ये यादव जी हैं, ये अपने ठाकर जी हैं, ये अपने किरार जी हैं, ये अपने बघेल जी हैं, और ये अपने कुशवाहा जी हैं, है कि नहीं है? और उसमें भी बात रखा था कि ये लोग
अछूत में से क्या हो गया, SC ST के लोग हो गए। मैंने इसको इस क्रम में बांट रखा था, उन लोगों ने सिस्टम बना रखा था। तो उस सिस्टम को बाबा साहब डॉक्टर कहते थे कि अगर अंग्रेज इस देश के अंदर राज कर रहे हैं, अगर माने अंग्रेजों को भगाने की बात चल रही है, इस देश को आजाद करने की बात चल रही है, तो लेकिन इस देश में आजादी सबको चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हम सबकी आजादी के लिए चाहते हैं। और आजादी वहां पर भी चाहते हैं कि जहां पर एक छूत होता है, जहां पे ऊंच नीच होता है, वहां पर भी आजादी हम चाहते हैं। और आजादी वहां पर भी चाहते हैं कि एक तो बहुत बड़ा राजा बन गया, राजा महाराजा बना बैठा है, लेकिन एक उसी देश के अंदर एक गरीब आदमी बैठा है। हम वहां पर भी चाहते हैं कि गरीब आदमी के मन में भी खुशी होनी चाहिए, उसके चेहरे पर भी खुशी दिखनी चाहिए। हम उस गरीब आदमी को दुखी नहीं रख सकते, हमें वो देश चाहिए, हमें सम्राट अशोक का देश चाहिए। जब सम्राट अशोक इस देश के बहुजनों के रहे थे, इस देश में खुशहाली की कोई भी गरीब नहीं था, पूरा भाईचारा था, अमन चैन था। और उसी वक्त इस देश को सोने की चिड़िया भी कहा गया। कहा जब सम्राट अशोक इस देश के राजा थे, उसी वक्त इस देश के अंदर इसे सोने की चिड़िया बोला गया था। देश क्या है, भारत एक सोने की चिड़िया कहलाता था सब। और आज भी देखिए बाबा साहब का तक प्रयास हुआ, 1927 में साइमन कमीशन आया, और साइमन कमीशन भी बाबा साहब के बुलाने पे आया हुआ था। जो 1921-22 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अंग्रेजों के बीच में गए, उन्होंने पूरे देश के बारे में बताया कि देश के अंदर छुआछूत होता है, एक गांव को तो पानी पीने का भी अधिकार नहीं है, कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते हैं तालाबों में, लेकिन एक आदमी पानी नहीं पी सकता, इंसान पानी नहीं पी सकता है। तो इस तरह की भेदभावना, इस तरह का छुआछूत, इस तरह की दुर्भावना देश के अंदर है, तो इसको कैसे खत्म करेंगे आप? मैं चाहता हूं इसके अंदर इसको खत्म करिए, और मैं चाहता हूं इस देश के अंदर भाईचारा हो। जब भाईचारा पैदा हो जाएगा, देश हमारा आगे बढ़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। इस बात को लेके जो साइमन कमीशन आई, साइमन कमीशन के सामने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे देश के अंदर जा जाकर साइमन कमीशन के लोगों को दिखाना शुरू किया कि भाई इस देश के अंदर इस तरह की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को खत्म करना चाहिए आपको। तो बाबा साहब जब ये घूम रहे थे साइमन कमीशन के साथ में, तब कांग्रेस के लोगों को लगा यार ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इनको लिए घूम रहे हैं, ये पूरी सच्चाई बता देंगे, ये सब पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी हमारी। तब कांग्रेस ने कहा साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। कहानी का हम लोग भी कहते थे छोटे होकर के कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। बच्चे खेलते थे हम लोग 15 अगस्त में, या कहीं भी ऐसा होता था, बोलते थे साइमन गो बैक। पता ही नहीं था साइमन गो बैक माने क्या था। जब बाद में हम लोगों ने इतिहास पर जाना सब कुछ क्या है, तो हमको लगा ये तो उल्टे ही घुमा रहे थे हम लोगों को। साइमन गो बैक का विरोध किया गया, साइमन का विरोध किया गया। तो साइमन जब बाबा साहब ने कहा भाई विरोध क्यों कर रहे हैं, अंग्रेजों ने कहा कि विरोध क्यों कर रहे हैं, हम तो इस देश को जानने के लिए आए हैं, हम तो इस देश के गांव-गांव में जाकर के इस देश की जो प्रॉब्लम है उसको देखना चाहते हैं, उसको सोल्यूशन को हम निकालना चाहते हैं। तो हमारा विरोध क्यों हो रहा? तो कहा कि आपकी जो कमेटी है साइमन की, इसमें कोई भारतीय नहीं है, इसलिए हम आपका विरोध कर रहे हैं। कोई बात नहीं बनी थी, बोल दिया। तो बाबा साहब उसमें मेंबर बन गए, कई और लोगों ने मेंबर बन गए। तो साइमन ने पूरे देश के अंदर सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद 1935 में जाकर के फर्स्ट इंडिया एक्ट बनाया। और फर्स्ट इंडिया एक्ट जब बना गोलमेज सम्मेलन के बाद, तो उसी के अंदर अलग अलग सब कुछ चिन्हित किया गया कि इनको कितना लाभ हम सरकारी दे सकते हैं, इनको उठाने के लिए, इनकी गरीबी से इनको निकालने के लिए, सामाजिक रूप से नीचे हैं, इनको सामाजिक रूप से बराबरी देने के लिए, तो इनको कैसे बराबर ला सकते हैं। तो उसके लिए इस देश के अंदर रिजर्वेशन सिस्टम लागू किया गया। 1942-43 में SC ST सिस्टम बनाया गया। SC ST के लोगों को रिजर्वेशन मिल गया, लेकिन OBC के लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिला। जब वो सारे जो सिस्टम था उस सिस्टम में से SC ST निकाल लिए गए, जो बाकी लोग बच गए, तो उनको नाम क्या दिया जाएगा? माने कि उस वक्त जो सिस्टम नहीं था सबको पता है, भाई ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य शूद्र था, चौथा कोई सिस्टम था ही नहीं। तो कहा इस सिस्टम में से जो लोग SC ST बन गए, वो शेड्यूल बन गया, अब जो लोग बचे हुए हैं उनका नाम क्या होगा? तब उनका नाम OBC रखा गया। माने कि जो अदर बैकवर्ड, जितने सारे बैकवर्ड क्लास के लोग थे, उसमें जो बच गए उनको बोला गया अदर बैकवर्ड क्लास, मानी OBC के लोग। इनको अभी कोई लाभ नहीं मिला। तो उनको जब लाभ नहीं मिला, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कानून मंत्री बने, संविधान बनाना शुरू कर दिया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को OBC के लोगों ने लखनऊ में बुलाया। 25 अप्रैल 1948 को बाबा साहब कानून मंत्री बनकर के OBC के लोगों ने बाबा साहब को लखनऊ बुलाया, और बाबा साहब से कहा
कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हम आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आपको बुलाए हुए हैं और कहा ये ओबीसी के लोग बैठे हुए और इनका ये कहना है कि एससी एसटी के बच्चों को तो रिजर्वेशन मिल रहा है, उनको शिक्षा में और नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगा। संविधान जब लागू हो जाएगा तो उनके बच्चों को शिक्षा में और नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन ओबीसी के बच्चे क्या करेंगे? ओबीसी के बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? ओबीसी के बच्चे डॉक्टर कैसे बनेंगे? ओबीसी के बच्चे इंजीनियर कैसे बनेंगे? कलेक्टर कैसे बनेंगे? एसपी कैसे बनेंगे? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैंने तो आप लोगों को साइमन कमीशन जब आया हुआ था तब तो मैंने आप सभी लोगों को बुलाया हुआ था, लेकिन आप लोगों ने तो मेरी बात को नहीं माना। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि संविधान में आपके बच्चों के लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि ताकि आपके बच्चे भी इस देश के अंदर मान सम्मान के साथ में दिए। ये बात बाबा साहब ने बोली और बाबा साहब ने यह भी कहा कि मैं ये नहीं कहता कि आप दलितों के साथ में रोटी और बेटी का रिश्ता रखो, लेकिन आपकी राजनीतिक सोच एक होनी चाहिए और जिस दिन आपकी राजनीतिक सोच एक हो जाएगी उसी दिन आप इस देश के राजा बन जाओगे, काबिल हो जाओगे। ये बात बाबा साहब ने वहां पर बोल दी और उसके बाद जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दिल्ली के अंदर आए तो बाबा साहब ने आपने वचन दिया था बाबा साहब ने ओबीसी के लोगों को लखनऊ के अंदर, बाबा साहब ने संविधान के अंदर सबसे पहले ओबीसी के बच्चों को रिजर्वेशन देने के लिए आर्टिकल 340 लिख दिया और उसमें यह कह दिया कि देश की सरकार, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकारें ओबीसी के लोगों की संख्या के अनुसार उनकी जनगणना करवाएगी, वो कितना पिछड़ापन उनके अंदर है, सामाजिक रूप से कितना पिछड़ापन उनके अंदर है, आर्थिक रूप से कितना उनके अंदर पिछड़ापन है, तो उसका पूरा सर्वे करवा करके केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ओबीसी के लोगों को शिक्षा और नौकरियों में रिजर्वेशन देने का काम करेगी उनकी आबादी के अनुसार। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 340 में सबसे पहले लिखा, उसके बाद 341 लिखा, उसके बाद 342 लिखा, 341 में एससी के लिए रिजर्वेशन और 342 में आदिवासी माने की एसटी के लिए रिजर्वेशन लिखने का काम किया। 3 आर्टिकल बनाए, अब 340 बन गया, लेकिन ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिला। देश आजाद हो गया था, पहले संविधान बन गया, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी ओबीसी के बच्चों को रिजर्वेशन देने के लिए कोई सरकार आगे नहीं आई। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने फिर राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनको चिट्ठी लिखी और उनसे कहा कि हमने जब इस देश के अंदर 26 जनवरी 1950 को इस देश के अंदर रिजर्वेशन वो संविधान लागू, संविधान में लेनी सारी बातों को इंप्लीमेंट करवाए और ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन दिलवाए। और उसके बाद तुरंत वहां पर आदेश हुआ कि एक काका का लेकर आयोग बनाया गया। बाबा साहब ने प्रयास किया, उसके बाद काका का लेकर आयोग बनाया गया। काका का लेकर आयोग ने पूरे देश के अंदर सर्वे करके एक रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट पेश की, कहा ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कहीं 52% रिजर्वेशन की उसने बात कर दी कि 52% रिजर्वेशन ओबीसी के बच्चों को नौकरियों में और शिक्षा में मिलना चाहिए। लेकिन काका का लेकर की आयोग को भी इन लोगों ने डिनाई कर दिया। कांग्रेस की सरकार थी, उन लोगों ने मना कर दिया, नहीं क्या ओबीसी के बच्चे क्या करेंगे। अब आप सोच सकते हैं उनकी सोच क्या थी कि तेली कुम्हार ये सब लोग क्या विधानसभा में जा करके क्या चलाएंगे, हल चलाएंगे क्या, इनको विधानसभा बैठने की जरूरत क्या है। तो ऐसे पहले उनकी सोच थी। तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं, इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो काका का लेकर आयोग बनाया गया। काका का लेकर आयोग ने रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन करी, उसको कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दी, कहा नहीं किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये रिपोर्ट गलत है। उसके बाद फिर संघर्ष शुरू हुआ। संघर्ष शुरू होने के बाद मंडल कमीशन बनाया गया। मंडल कमीशन ने रिपोर्ट फिर लिखी, डेली अपनी गिरफ्तारी देने का काम दिल्ली में करेंगे। 300 जवान बीएसपी के 300 जवान, उन लोगों ने 300 जवान 6 महीने तक गिरफ्तारी देने का काम किया था, नहीं। और उसके बाद मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने के बाद आई, तो सबसे पहले क्या हुआ आप सबको पता है कि मंडल कमीशन की सिफारिश ऐसे लागू नहीं हुई, वीपी सिंह की सरकार बनी और वीपी सिंह की सरकार ने बनी। चाहिए आपको मंत्रालय हम देने को तैयार हैं। अगर आप होम मंत्री बनना चाहते हैं होम मंत्री बन जाइए, आप रेल मंत्री बनना चाहते हैं तो रेल मंत्री बन जाइए। तो माननीय कांशीराम साहब ने आलिया बहन जी ने कहा मुझे मंत्री नहीं बनना है, कहा कि मेरी जो डिमांड है वो सुन लीजिए। कहा कि सबसे पहली डिमांड
मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करिए। और दूसरी डिमांड कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इस देश के अंदर भारत रत्न देने का काम करिए। दो डिमांड बीपी सिंह जी के सामने बहन जी ने और मानव साहब ने रखी, तो बीपी सिंह तो हिट गए, लेकिन उनको सरकार तो बचानी थी और लगा अगर हमने इनका समर्थन लिया नहीं तो मेरी सरकार गिर जाएगी। तो बीपी सिंह जी ने बीएसपी की बातों को मान करके ओबीसी के रिजर्वेशन को लागू कर दिया और मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया साथियों। और उसी के बाद से इस देश के अंदर ओबीसी के बच्चे कलेक्टर बने, डिप्टी एसपी बने, लेखपाल बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। 1990 से पहले का रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए, आपको एक भी कलेक्टर ओबीसी का बच्चा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। कलेक्टर तो छोड़ दीजिए, चाहे ढाकर हो, चाहे यादव हो, चाहे कुशवाहा हो, अगर बीएसपी नहीं होती तो ये एमएलए और एमपी भी नहीं बन पाते साहब। मैं सही नहीं बोल रहा हूं, बताइए अगर बीएसपी नहीं होती क्या ढाका का बच्चा कभी एमएलए बनता? कभी क्या कभी ये कुशवाहा का बच्चा मंत्री बनता? कभी नहीं बनता। ये बीएसपी के देन है। ये इनसे उनको लगा कि बीएसपी तो पिछड़ों की बात करती है, बीएसपी तो गरीबों की बात करती है और बीएसपी पूरी तेजी से आगे बढ़ रही है, तब इन लोगों को मजबूरी में इन लोगों को मुख्यमंत्री तक बढ़ना पड़ गया साथियों। ओबीसी का आज मुख्यमंत्री बनाते हैं तो डर है कि हाँ अगर इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो सारे ओबीसी के लोग एक हो जाएंगे और कहीं इन लोगों ने नीला झंडा हाथ में निशान थाम लिया तो दिल्ली की गद्दी तक पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जो आपको रिजर्वेशन मिला है ये ऐसे नहीं मिला है, इसके पीछे बड़ी एक लंबी संघर्ष की कहानी है, बड़ी लंबी संघर्ष की कहानी हमारे महापुरुषों की है। ये नहीं मानव कांतिराम साहब दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो तमाम तरह के नारे भी दिए थे, कहा कि मंडल से लेंगे एसपीडीएम, बोर्ड से लेंगे सीएमपीएम। कहा कि नहीं कहा? ये नारे किसने दिए? मानव श्री कांतिराम साहब ने उस वक्त दिए जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यही नहीं कहा मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये ऐतिहासिक नारे जिनको आज हम सुन करके उनको याद करते हैं, वो सारे नारे मानव कांतिराम साहब ने देने काम किया। और वो आज भी बहुजन समाज पार्टी पार्लियामेंट के अंदर भी गरीबों के लिए, सब समाज के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए लड़ने का काम करती है, उनके अधिकारों के लिए लड़ने का काम करती है पार्लियामेंट के अंदर। अगर उनके रिजर्वेशन पे कोई हमला होता है तो सबसे पहले बीएसपी लड़ने का काम करती है। और अभी यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी जो है वो भी ठाकर समाज है कि नहीं है? है कि नहीं है? और उन्होंने कहा भी है कि मध्य प्रदेश के अंदर 52% के लोग जो आबादी है वो ओबीसी की है। कहा कि नहीं कहा? उन्हीं का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। उन्होंने लिखित रूप में दिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर 52% की जो आबादी है ओबीसी की है, लेकिन दुर्भाग्य क्या है? ओबीसी को रिजर्वेशन कितना मिलता है? 14%। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? माने कि मुख्यमंत्री तो ओबीसी का बना देंगे लेकिन आपको 52% रिजर्वेशन नहीं देंगे। उस मुख्यमंत्री बनने से कुछ नहीं बड़ा होने वाला। मैं कहता हूं आप मुख्यमंत्री आप ले लो, ये खुद अपने आप बैठ जाएंगे, ये खुद एमएलए बन जाएंगे, खुद डॉक्टर बन जाएंगे, खुद इंजीनियर बन जाएंगे, एसपी बन जाएंगे, डीएम बन जाएंगे। लेकिन आपको एसपी डीएम नहीं बनाना है, आपके बच्चों को इंजीनियर नहीं बनाना है, आपके बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाना है। इसलिए आपको सिर्फ 16% रिजर्वेशन देंगे, सिर्फ ओबीसी का चेहरा बैठा देंगे। ओबीसी का चेहरा बैठा देंगे, उससे भला नहीं होने वाला। क्या किसी भला हो सकता है क्या? अगर हम कहते हैं कि आप रिजर्वेशन लागू कर दीजिए, जिस दिन रिजर्वेशन 52% लागू हो जाएगा उसी दिन मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी का भला हो जाएगा, उसी दिन ओबीसी का भला हो जाएगा। लेकिन सरकार नहीं चाहती, सरकार नहीं चाहती है। लेकिन मैं दावे के साथ में कहता हूं, आस्था से कहता हूं कि जिस दिन बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी, पावर में आएगी, हम भले ताकत में ना आ पाए, भले में अपने दम पर मुख्यमंत्री ना बना पाए, अगर आप सब लोगों ने अपने आशीर्वाद से इतनी ताकत दे दी कि हम बैलेंस ऑफ पावर बन गए, सत्ता की चाबी हमारे हाथों में आ गई, सरकार बाद में बनेगी, ओबीसी का हक 52% पहले मिलेगा। इसलिए ना सब लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए, देश की राजनीति आज ऐसी चल रही है कि हमारे अधिकारों को धीमे धीमे खत्म किया जा रहा है, हमारे रिजर्वेशन को धीमे धीमे खत्म किया जा रहा है, हमारी शिक्षा को धीमे धीमे खत्म किया जा रहा है। पढ़ाई
खत्म की जा रही है। प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा पड़ा है। 15-15, 20-20 लाख रुपए में पटवारी बनाया जा रहा है। बनने कि नहीं बनने? 15-15, 20-20 लाख तक पटवारी बनते हैं। उससे पहले व्यापक घोटाला होता है, उसके बाद पटवारी लीक घोटाला होता है। पता नहीं कितनी परीक्षाएं घोटाले में हो रही। एक एक स्कूल से कितने कितने बच्चे निकले भिंड से? एक बार में 150 लोग पटवारी बन गए। और समझ लीजिए, एक परिवार के पटवारी कितने बने? 150। और एक ही स्कूल से बने 900। बताइए कितना घोटाला हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आपको लगता है घोटाला नहीं हो रहा है तो 900 का 1800 करवा लो, कोई दिक्कत नहीं हमें को। बताइए हो रहा है कि नहीं हो रहा? गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ चाहिए गलत हो रहा है तो इस गलत को रोकेगा कौन? अगर ये गलत हो रहा है, आपका बच्चा पढ़ाई करता है, आपका बच्चा रात दिन मेहनत करता है, लेकिन वो पटवारी नहीं बन पा रहा, वो इंजीनियर नहीं बन पा रहा, वो डॉक्टर नहीं बन पा रहा, और बनता कौन है? धन्ना क्षेत्रों के बच्चे बन जाते हैं, जिनके पास 50 लाख रुपया है, 60 लाख रुपया है, 1 करोड़ रुपया है, वो पटवारी बन जाता है, वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वो यहां तक कि एसडीएम तक बन जाता है। मध्य प्रदेश में सुनने को मिला कि एसडीएम भी 1 करोड़ रुपए में बन जाता है। ये हालात हो गई देखिए। तो अब पैसा की वैल्यू हो गई, पढ़ाई की वैल्यू नहीं रह गई। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको सही से शासन चाहिए, दलाली वाला शासन नहीं चाहिए, तो इस बार नीला झंडा हाथ में निशान हाथ में थाम लीजिए। और मैं दावे के साथ मैं कहता हूं, उसके बाद जितने व्यापम वाले घूम रहे हैं ना गली गली, या तो मध्य प्रदेश छोड़ देंगे, भाग जाएंगे छोड़ करके, और वरना उनको वहीं पहुंचा देंगे जहां उनकी जगह साथी है, वहीं पहुंचा देंगे उनको सबको। ये काम बहुजन समाज पार्टी बहुत सही से करती कि नहीं करती? आपके बगल में है मुफासी, और 7 से 12 के बीच में बहन की मुख्यमंत्री थी, तो आप सबने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि अच्छे गुंडों मवालियों को उठा के कहां डालने का काम किया, आप सबको पता है। 5-5 साल जेल के बाहर निकल नहीं पाए, और तमाम तो नेपाल भाग के डर के मारे। गिरे बहन जी की सरकार आ गई, अच्छे गुंडे मवाली बलात्कारी दिखाई नहीं पड़े। कोई नेपाल भाग गया, कोई गुजरात भाग गया, कोई दिल्ली भाग गया, कोई बंबई भाग गया। 5 साल उत्तर प्रदेश की तरफ मुड़ के उसने नहीं देखा था। ये शासन होता है। और यहां तक उत्तर प्रदेश के अंदर 2.5 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई, 1 रुपया घोटाला नहीं हुआ, 1 रुपए घूस नहीं पड़ी। यहां तक कि इस देश के प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा कि अगर किसी प्रदेश को निष्पक्ष भर्ती के बारे में सीखना चाहिए तो उत्तर प्रदेश से सीखना चाहिए कि 1 रुपया कहीं नहीं पड़ा। भर्ती निष्पक्ष हो गई, कहीं घोटाला नहीं हुआ, कहीं पेपर लीक नहीं हुआ। और पेपर लीक तो छोड़ दीजिए, पेपर लीक के बारे में तो सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो सकता था। इतना टेढ़ था बहन जी का। और आप सबको पता है, जब बाबरी मस्जिद की जो डिसीजन आया था उत्तर प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट के जरिए, तो पूरे देश के अंदर हाई अलर्ट हो गया कि भाई बहुत बड़ा दंगा फसाद हो सकता है। बहन जी को एलआईए के लोगों ने फोन किया, बहन जी को वहां दिल्ली से फोन किया गया, कहा उत्तर प्रदेश ने क्या मिलिट्री भेज दे? कहा क्यों? कहा यहां बहुत बड़ा दंगा हो सकता है, कि बाबरी मस्जिद वाला जो मामला है उसका निर्णय आने वाला है, तो बहुत बड़ा दंगा हो सकता। तो बहन जी ने कहा कि मुझे आपकी आर्मी की और आपके सीआरपीएफ की जरूरत नहीं है, यहां राज मेरा है और बिना मेरे मर्जी के परिंदा पर भी नहीं मार सकता, ये उत्तर प्रदेश है। और उसके बाद मिलिट्री भी नहीं आई, कोई पुलिस बाहर से नहीं आई, और सुबह से लेकर शाम तक मीडिया वाले कैमरा लेके घूमते रह गए कि कहीं दंगा हो जाए, कहीं दंगा हो जाए, कहीं दंगा हो जाए। लेकिन चिड़िया ने पर नहीं मारा, शांतिपूर्वक शाम हो गई। और फिर मजबूरी में मीडिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तो कोई दंगा ही नहीं हुआ, कोई दंगा ही नहीं हुआ। उनका डीजल खराब हो गया, पेट्रोल खराब हो गया, गाड़ी नीले घूमते रहे गली गली, कहीं दंगा हो जाए, रोड सुनसान हो गई। लेकिन चिड़िया ने, परिंदे ने पर तक नहीं मारा। ऐसा शासन होना चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए, हनक होनी चाहिए
तब जाके प्रदेश में अत्याचार खत्म होता है, बलात्कार खत्म होता है, व्यापम जैसे विद्यालय खत्म होते हैं। किसी माफिया की हिम्मत नहीं होती है कि हमारे पेपरों को लीक करा दे सकूं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, ये चुनना आपको है। अगर आप चाहते हैं कि आप अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं तो व्यापम भी होगा, पेपर लीक भी होंगे, बलात्कार भी होंगे, मर्डर भी होंगे, आपकी जमीनों पे कब्जा भी होंगे। अगर आप चाहते हैं, इन सबसे मुक्ति चाहते हैं, तो एक बार अपनी पार्टी, आज नहीं तो कल आपको इसी पार्टी में वापस आना पड़ेगा जब आप पर संविधान का सारा अधिकार खत्म हो जाएगा। इसलिए पहले आ जाइए और नीले झंडे हाथ निशान को हाथ में थाम लीजिए और बोल लीजिए, ये मेरी बहुजन समाज पार्टी है, मेरी अपनी पार्टी है और नीला झंडा मेरा सम्मान है और हाथी मेरा मान है। इसको लेकर के आगे जाएंगे, वापस अपने संविधान को बचाएंगे और अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाएंगे और आरक्षण को फिर से इस देश में उसी व्यवस्था के अनुसार लागू भी कराएंगे साथियों। और आज केंद्र की सरकार बैठी है, धीरे धीरे रिजर्वेशन खत्म, रेलवे का रिजर्वेशन खत्म कर दिया। रेलवे में कोई भर्ती नहीं होती, आपने कोई भर्ती देखी? 5 साल से कोई भर्ती रेलवे के अंदर नहीं हो रही तो बताइए मुझे। और यहां तक कि मामा जी की सरकार ने बोला तृतीय और चतुर्थ कर्मचारियों की कोई भर्ती अब प्रदेश में नहीं हुई, ऐसा आदेश नहीं कर दिया। और भर्ती किसकी हो रही? संविदा में भर्ती की जा रही, हो रही कि नहीं हो रही? संविदा में भर्ती की जा रही। जो 10 लाख रुपया देता है, 5 लाख रुपया दे रहा है, उसकी थर्ड पार्टी के जरिए उसकी भर्ती की जा रही। लेकिन सरकारी नौकरी नहीं दे रहे वो। रेलवे में नौकरी खत्म कर दी, सब नौकरी रेलवे में खत्म हो गई। सरकार के पास प्रदेश में है नहीं नौकरी। यहां तक कि प्रदेश की सरकार 5,000 नहीं 1 लाख स्कूलों को बंद करने का प्लानिंग कर रही है। 1 लाख स्कूल बंद करने की प्लानिंग करी। झंडे हाथी के निशान को अगर थाम लिया तो मैं दावे के साथ में कहता हूं, आपकी जो मांग है कि मध्य प्रदेश के अंदर 52% रिजर्वेशन ओबीसी के बच्चों को मिलना चाहिए, वो मिल करके रहेगा, उसे रोक कोई नहीं सकता है। अगर आप सब चाहते हैं कि आपके बच्चे शिक्षित होकर के डॉक्टर इंजीनियर बने तो आपको बीएसटी को पावरफुल बनाना पड़ेगा, बीएसटी को ताकत देनी पड़ेगी। और इसीलिए मैं साथियों आप सब लोगों से यही मैं रिक्वेस्ट करने की रजा करने के लिए आया हुआ था, क्योंकि अभी मेरी अगली मीटिंग लगी है, खैरा में लगी है और ट्रेन हमारी 1 घंटे लेट भी हो गई थी, तो इसलिए लेट पहुंचा हुआ ग्वालियर में। तो मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करूंगा, खैरा की तरफ में जाऊंगा, अगली मीटिंग लगी वहां पर। इन्हीं सब बातों के साथ में अपनी बात को खत्म करते हैं। जय भीम, जय भारत, महात्मा फुले, महात्मा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।